हेलो एवरीवन। तो मैं D SSS के लिए पॉलिटी की सीरीज़ लाई हूँ और हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो हम सबसे पहले शेड्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। कितने? 8 शेड्यूल थे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। इन शेड्यूल को हम कैसे लर्न करते हैं? एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। इस ट्रिक से हम सभी के सभी 12 शेड्यूल जो हैं वो सीख लेते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, इस ट्रिक से। अब हम एक एक करके आपको सारे बताते जाएंगे, ओके। T4 टेरिटरीज। तो इसमें हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात कही गई है। अगर इसके आर्टिकल्स देखें तो फर्स्ट से 4th आर्टिकल से रिलेट करता है। तो अभी आप केवल ये याद रखो कि फर्स्ट शेड्यूल को हम टी से याद करेंगे, T4 टेरिटरीज, और हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन किस में दी गई है? फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। अगर आर्टिकल की बात करें तो फर्स्ट से 4th आर्टिकल इसमें कवर किए गए हैं। सेकंड शेड्यूल की बात करें तो E4 एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हाईएस्ट पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं उनको, या हाईएस्ट ऑफिस वगैरह हैं उनको कैसी क्या सैलरी मिलती है, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनके बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें ये भी सीखना जरूरी है कि आखिर उस सेकंड शेड्यूल में किस किस की सैलरी प्रिविलेजेस की बात की गई है। तो इसको हम आसानी से सीखते हैं। सबसे ऊपर हमारा कौन सी पोजीशन पे कंट्री, अगर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सोचे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। अभी सेम आप स्टेट लेवल पे सोचो तो स्टेट पे उसी लेवल पे कौन आ जाता है? हमारा गवर्नर आ जाता है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट के साथ साथ फिर यहाँ पे कौन आएगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साथ में कौन होते हैं हमारे? वो होते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। कौन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी जो मिलती है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होने की मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सेकंड शेड्यूल में राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है या वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, अगर उसमें ऐसा लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है तो आंसर रॉन्ग कर देना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं मिलती है। किसको सैलरी मिलती है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को सैलरी मिलती है। तो प्रेसिडेंट हो गए ऊपर, फिर यहाँ पे स्टेट लेवल पे गवर्नर देख लिया, फिर यहाँ पे हमारे कौन आएंगे? चेयरमैन आएंगे। कहाँ के? राज्यसभा के चेयरमैन आएंगे, और डिप्टी चेयरमैन आएंगे। कहाँ के? राज्यसभा के। अब हम यहाँ पे फिर क्या देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कि स्पीकर आएंगे लोकसभा के। जब चेयरमैन आए, डिप्टी चेयरमैन आए राज्यसभा के, तो स्पीकर आएंगे लोकसभा के और डिप्टी स्पीकर आएंगे कहाँ के? लोकसभा के। अब सेम अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वहां के डिप्टी चेयरमैन भी आएंगे, और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी है वहां के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट दोनों के जज आएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज आएंगे, और कैग भी आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कैग आएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज आएंगे, ऊपर सबसे प्रेसिडेंट है, स्टेट में गवर्नर है, और प्रेसिडेंट के बाद चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज आएंगे और कैग आएगा हमारा, ठीक है। इन सब की सैलरी और इन सब की प्रिविलेजेस मिलने की बात सेकंड शेड्यूल में कही गई है। तो टी से टेरिटरीज में स्टेट्स, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। E4 एमोल्यूमेंट्स, ये दोनों याद हो गए ना आपको। अब हम चलते हैं A4 अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है। जो लोग ऐसे भगवान वगैरह में बिलीफ करते हैं तो उनकी ओथ लेके उस पोजीशन पे जाते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो सेकुलर ओथ लेके, तो जो सेकुलर ओथ लेते हैं ना उसको अफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीका से ये ओथ ही है। तो ओथ और अफर्मेशन लेते हैं वो थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। और ओथ और अफर्मेशन किस किस पॉलिटिकल पोजीशंस के बारे में बताया गया है कि कौन कौन किस किस की ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पे हम केवल MP MLA को ध्यान रखेंगे। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गए लोकसभा राज्यसभा में, MLA जो हो गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज इसमें भी थे, जहां पे सैलरी की बात चल रही थी, एमोल्यूमेंट्स की, अब यहाँ भी हैं जहां उनकी ओथ की बात चल रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज दोनों में है सेकंड और थर्ड शेड्यूल में। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोनों शेड्यूल में है, सेकंड में भी थर्ड में भी, ये याद रखना। तो इसमें कौन कौन से आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, लोकसभा राज्यसभा के, एमएलए आ गए सारे स्टेट्स के। ठीक है, उसके बाद की जिनको जो हमारे एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है ना, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि सीएम हो गए, पीएम हो गए, मिनिस्टर होते हैं ना, और भी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होते हैं, उन सब की ओथ और अफर्मेशन आती है इसमें। और दूसरा, जिसको इलेक्शन लड़ना है एमपी और एमएलए के लिए, एमपी एमएलए के लिए जिसको इलेक्शन लड़ना है, उनकी ओथ और अफर्मेशन भी थर्ड शेड्यूल में आती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज दोनों में सेम है, और कैग का भी दोनों में सेम है, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में। अब हम फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ शेड्यूल TEAR, आर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, राज्यसभा। सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू राज्यसभा। तो कौन से स्टेट से कितनी सीट्स मिली हैं राज्यसभा को, वो देखते हैं हम किसमें, फोर्थ शेड्यूल में, कि कौन से स्टेट्स को कितनी सीट्स राज्यसभा में मिली हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा सीट्स कौन से स्टेट को मिली, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है 31। फिर ये ऐसे इसका वो पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे हाईएस्ट किसको मिली है, यूपी को मिली है, उसके बाद किसको मिली है, महाराष्ट्र को मिली है, उसके बाद किसको मिली है, तमिलनाडु को मिली है। तो ऐसे सीख सकते हो, ऊ माता, मतलब ओ माता आ गई क्या, ऐसे कि ऊ माता, मतलब ऐसे बहुत ही लेमन एग्जाम्पल समझा रही हूँ, दे रही हूँ कि आपको याद हो जाए बस, यू माता। ठीक है, कि आपको माता आ गई है क्या। यू से उत्तर प्रदेश आ गया हमारा, एम से महाराष्ट्र, टी से तमिलनाडु, तो यू माता। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है, कितनी है 31, और महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। और अगर ये पूछ ले सबसे कम राज्यसभा की सीट किस में है, तो एक जो राज्यसभा की सीट मिली हुई है वो बहुत सारे स्टेट्स को मिली हुई है, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं उनको एक राज्यसभा की सीट मिली। उसको हम तुम्हें बहुत ईजिली लर्न करवा देते हैं। देखो, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, जितने भी, मतलब 7 सिस्टर्स इंक्लूड 7 सिस्टर्स हो गई हमारी सातों, और प्लस हमारा हो गया सिक्किम 7 सिस्टर, सबके सबको क्या मिला है, सबके सबको राज्यसभा में सिर्फ एक सीट मिली है, सिर्फ एक सीट मिली है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है हमारा असम। असम को नहीं मिली है। असम को कितनी सीट मिली है, असम को 7 सीट मिली है, असम को 7 सीट मिली है किसमें, राज्यसभा में। और बाकी के जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वो सिक्किम भी है, उन सबको एक सीट मिली है, असम को हमारे 7 सीट मिली है। ठीक है, इसके अलावा गोवा को भी हमारे एक सीट मिली है। तो गोवा और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक सीट मिली है, बस असम को छोड़ के, असम को 7 मिली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, टीयर हो गया हमारा, टीयर। अब टीयर्स है एक्चुअली, टीयर्स। तो एस से आ गया हमारा शेड्यूल्ड एरिया, एस से हमारा आ गया शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया हमारा 5th शेड्यूल है। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें जो हमारे चार हमारे स्टेट हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उन 4 स्टेट्स को छोड़ के जिन स्टेट्स में ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे 10 स्टेट्स हैं, उनके कुछ कुछ पॉकेट्स में, उनके कुछ कुछ रीजन्स में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 5th शेड्यूल में बताया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स की बात नहीं कही गई है। इन 4 स्टेट्स की बात 6th शेड्यूल में कही गई है। इसको हम ओ से याद रखेंगे, अदर ट्राइबल एरिया, टीएस ऑफ, ओ से हम याद रखेंगे अदर ट्राइबल एरिया, 6th शेड्यूल। तो इसमें हम 4 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को कैसे, ट्राइबल लोग का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनका इसमें बताया गया 6th शेड्यूल में। ठीक है, इसमें एटीएम स्क्वायर, एटीएम उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ठीक है, अब इसमें क्या है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में से कौन सा, मणिपुर नहीं है। तो कैसे सीखेंगे, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, तो मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है इसमें। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 4 स्टेट आते हैं। ठीक है, 6th शेड्यूल में हमारे। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th शेड्यूल पे। 7th शेड्यूल में हमारी यूनियन और स्टेट के बीच में 3 तरीके की लिस्ट बनी हुई है, उनको हम फेडरल लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ से फेडरल लिस्ट, टीएस ऑफ। तो ये एफ से क्या आ गया हमारा, फेडरल लिस्ट आ गया। ठीक है, एफ से फेडरल लिस्ट आ गया। इसमें 3 स्टेट्स हैं हमारे, जितने भी सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स पे हमारी गवर्नमेंट
रूल्स लॉ रेगुलेशंस बनाती है उनको हमने तीन तरीके से डिवाइड कर दिया कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों मिलकर रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो इन्होंने 3 लिस्ट ऐसे बना दी। यूनियन लिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स डाले गए हैं यूनियन लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट, इस पे सिर्फ स्टेट ही लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिसपे दोनों लोग रूल्स बना लेते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। अब एक बात सुनो, यूनियन में कौन कौन से ऐसे वर्क आते होंगे, कौन कौन से काम आते होंगे, जैसे डिफेंस हो गया, ऐसी चीजें जो सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आती है हमारी यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जो छोटे लेवल के काम है या जो स्टेट गवर्नमेंट खुद संभाल सकती है, जैसे हेल्थ आ गया, पुलिस आ गया, तो ये स्टेट लिस्ट में आ गए। और कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन वगैरह आ गई, तो ऐसे इस पे दोनों लोग बना सकते हैं। अब एक बात है, देखो अगर कुछ ऐसी, अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन ने भी बना दिया लॉ और स्टेट ने भी बना दिया लॉ, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे तो बना ही सकते हैं ना दोनों, तो ऐसा कोई टॉपिक सब्जेक्ट आ गया जिसपे दोनों ने बना दिया, अब किसका लॉ माना जाएगा? तो कंकरेंट लिस्ट में किसका माना जाएगा? यूनियन का, यूनियन ने जो बनाया है ना लॉ, उसका माना जाएगा, स्टेट वालों का नहीं माना जाएगा। यूनियन लिस्ट से बड़ा कौन है? स्टेट लिस्ट। ठीक है, और अगर कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों ने बनाया तो किसका चलेगा? यूनियन लिस्ट का, यूनियन वालों का चलेगा। ठीक है, और अगर स्टेट का कब चलेगा कंकरेंट में? जब स्टेट वालों ने जो लॉ बनाया है उस पे मोहर किसकी ठुक गई हो, उस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया हो। किस पे? स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, और उस पे प्रेसिडेंट ने क्या लगा दिया हो? साइन कर दिया हो, तब जाके वो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तब जाके वो उसको ओवररूल कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल को हम ओ से सीखेंगे। ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हमारे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई पूछे हिंदी क्या है, नेशनल लैंग्वेज है क्या, तो बोल देना नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें सबसे 8th शेड्यूल में हमारी पहले ओरिजिनली हमारी इसमें 14 लैंग्वेजेस थी 8th शेड्यूल में। अब कितनी हो गई है? अब इसके ये इंक्रीज होके हमारी 22 हो गई है। ठीक है, 22 हो गई हैं। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा है टीचर प्लस बी ने कि सिंधी जो लैंग्वेज है वो कौन से अमेंडमेंट से 8th शेड्यूल में ऐड हुई है? तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से ऐड हुई है। अभी देखो हम इसके बारे में 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहाँ इतना ही सीखो कि इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज अब कितनी है? 22। पहले कितनी थी? 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे यहाँ सिर्फ। ठीक है, इसमें तीन बार अमेंडमेंट हुए हैं 8th शेड्यूल में। एक तो हुआ है 21st में, तो एक हुआ है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, फिर हुआ है 71st, इसमें 50 ऐड कर दोगे तो 71st, और इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा हमारा 92। ठीक है, 72 और 11 तो बन जाएगा 92। तो 21st, 71st और 92। अब पिछली बार उन्होंने 21st का पूछ लिया, तो इस बार कोई और भी पूछ सकते। देखो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, इससे जुड़ा है सिंधी। ठीक है, सिंधी जुड़ा है। फिर हुआ है 71st, इससे जुड़ी हुई है 3 लैंग्वेज, इससे 3 लैंग्वेज जुड़ी हुई है, और इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा क्या? 92। तो 92, और यहाँ पे एक जुड़ी हुई है लैंग्वेज, यहाँ पे 3, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे 92 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 लैंग्वेज जुड़ी हुई है। इस तरीके से 8 लैंग्वेज जुड़ गई हैं 3 बार के अमेंडमेंट करने से 8th शेड्यूल में। तो हमारी टोटल लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल 22 हो चुकी है। तो अभी तक हमने 8th शेड्यूल पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, हाँ। टी से क्या आ जाता है? टेरिटरीज। ठीक है, इसमें यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट के बारे में बताया गया है। ई से एमोल्यूमेंट्स, इसमें सैलरीज वगैरह और प्रिविलेजेस वगैरह। ए से क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। आ से क्या है? राज्यसभा की सीट्स किस स्टेट को कितनी मिली है। ऐसे क्या है? शेड्यूल्ड एरिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। ओ से क्या है? अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, इनके चारों के बारे में हम सीखते हैं किसमें? 6th शेड्यूल एरिया में दिया गया है। एफ से क्या है? फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट में 3 लिस्ट दी गई हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और फिर उसके बाद हम ओ है, ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी पहले 14 थी, अब कितनी हो गई? हमारी 22 हो गई है। इसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं अब तक?
3 अमेंडमेंट हुए हैं। देखो अमेंडमेंट कितने बार हुए ये भी पूछ सकते हैं। पिछले बार उन्होंने 21 का पूछ लिया था कि सिंधी ऐड हुई है। आगे हम इसकी पूरी ट्रिक से सभी के सभी लैंग्वेजेस इसकी सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है टीएस ऑफ तक हो गया था हमारा, ओल्ड हो गया था। अच्छा एल आ गया। एल से क्या है, अब हमारा लैंड रिफॉर्म है। एल से क्या है, लैंड रिफॉर्म। 9th शेड्यूल में क्या है हमारा, लैंड रिफॉर्म है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐड हुआ था, क्योंकि हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल थे। अभी 9 to 12th शेड्यूल जो है, 9 से 12 नंबर के शेड्यूल, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से जुड़े हैं। अब यहाँ से अमेंडमेंट नंबर भी सीखना पड़ेगा कि कौन से अमेंडमेंट से कौन से नंबर का शेड्यूल आया है आपका। तो 9th नंबर का शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किसके टाइम पे, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे क्या प्राइम मिनिस्टर, तभी ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने 9th शेड्यूल लाया था। इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। लैंड रिफॉर्म के बारे में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये लैंड वगैरह, जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड के बारे में बहुत लड़ाई बहस ये सब चल रहा था। तब क्या किया था उन्होंने, एक 9th शेड्यूल बनाया। इसके अंदर जितने भी स्टेट्स में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लॉज बने हुए हैं लैंड रिफॉर्म से और जमींदारी सिस्टम्स को हटाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे सारे रूल्स लॉ किस में डाल दिए, उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिए। इसका क्या था 9th शेड्यूल में कि जो भी हम रूल्स रेगुलेशन इसमें डालेंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये देख नहीं सकता है कि जो इसमें हमने रूल्स रेगुलेशंस डाल दिए हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब ऐसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं कि वो उसको प्रमोट करते। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते तो सुप्रीम नल एंड वॉइड कर देती। पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि अगर हमने कोई लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसको चेक करें कि वो लॉ जो हमने डाला है वो सही है कि नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर सकते थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक जजमेंट दिया। कब दिया, केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस 1973 आया कब, 24 अप्रैल 1973। तो ये डेट याद रखना। और किससे आई है ये डेट, केशवानंद भारती केस हुआ था, वहां से डेट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा चलो ठीक है कि आपने इस डेट के पहले तक जितने लॉ इसमें डाले हैं 9th शेड्यूल के अंदर, हम उन लॉ के बारे में नहीं देखेंगे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, कि उनको प्रमोट कर रहे हैं, ना हम उनको चेक करेंगे, ना हम उसको नल एंड वॉइड करेंगे, ना हम उसको कुछ करेंगे। लेकिन इस डेट के पहले कौन सी डेट के बाद 24 अप्रैल 1973 डेट के बाद जितने भी लॉ वगैरह इसमें डाले गए हैं, रूल्स रेगुलेशन डाले गए, हम सबको देखेंगे, सबके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। और अगर कोई लॉ ऐसा होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। ये वाला चीज उन्होंने कब बोला था, ये चीज उन्होंने बोला था आर कोहेलो केस में। देखो ये तो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा क्यों पढ़ा रहे, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे भाई, आपके एग्जाम में आया हुआ है, DSSB का अच्छा खासा लेवल है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 24 अप्रैल 1973 की बात की सारे लॉज हम देखेंगे, अगर उस पर जुडिशियल रिव्यू करेंगे, अगर वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आर कोहेलो केस में बोली थी, ये याद रखना डेट, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो इसमें लिखी, वैसे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी दिया है मैंने PPT में, लेकिन कुछ चीजें हैं पेन कॉपी लेके बैठो और अपना नोट्स बनाओ। फिर है 10th शेड्यूल है, इसमें है डी फॉर डिफेक्शन। यहाँ पे आ गए हम, डी फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है, ये बना है 52 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हमारा 10th शेड्यूल है। हमने क्या कहा था कि 8 शेड्यूल हैं जो हमारे ओरिजिनल थे, 9 से 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से लाए गए हैं। तो ये वाला 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से लाया है 9th शेड्यूल, और हमारा 52 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन क्या है, किन की डिफेक्शन, कैसी डिफेक्शन, डिफेक्शन ऐसी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MP हैं, MLA हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक पार्टी को से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। डिफेक्शन मतलब इधर का उधर चले जाते हैं, एक पार्टी को छोड़ा दूसरी पार्टी में चले गए, तो इससे क्या होता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर कौन करता है डिस्क्वालीफाई, इसको ये वाले किन के पास जाते हैं, स्पीकर के पास जाते हैं, लोकसभा में स्पीकर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर। इस टाइप के केस यही लोग देखते हैं, स्पीकर वगैरह देखते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि हमको उस MP या MLA को मतलब डिस्क्वालीफाई करना है या क्वालिफाई करना है, ठीक है।
अगर उन्होंने एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, इसकी कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे गए, देखो। अगर हमारा पहला केस है कि अगर कोई कैंडिडेट था जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हमने वोट देके उसको इलेक्शन जितवाया, ठीक है। अगर इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी पार्टी को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 कैंडिडेट होते हैं और लोकसभा में 2 होते थे, अब नहीं होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस होते थे, अब नहीं होते। तो अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है और उसने 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन अगर 6 महीने के पहले तक अगर उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट 6 महीने के बाद अगर उसने सोच समझ के किया कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाने में हमारा फायदा है, कौन से में नहीं है, ये सोच समझ के इतना किया 6 महीने के बाद, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कौन करेगा, किसके पास ये राइट है, तो स्पीकर के पास ये हमारा राइट है। तो इस तरीके की बातें इसमें लिखी हैं किसमें, 10th शेड्यूल में। नेक्स्ट हम चलते हैं 11th शेड्यूल पे। 11th शेड्यूल में किसके बारे में दिया गया है, पंचायत के बारे में। और 12th शेड्यूल में दिया गया है किसके बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो 11th में पंचायत और 12th में म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ से पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। अब पंचायत के बारे में, पंचायत आया था, 11th शेड्यूल आया था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और म्यूनिसिपैलिटी आया था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था, ठीक है। पंचायत में हमारे यहाँ पे 29 आइटम्स डाले गए हैं कि अगर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, राज्य की सरकार है, वो अगर अलाउ कर दे तो इन 29 सब्जेक्ट्स पर कौन, हमारी पंचायत काम कर सकती है, पंचायत लॉ बना सकती है। इन 29 सब्जेक्ट्स पे हमारी पंचायत लॉ बना सकती है। और इसी तरीके से उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी में भी 18 सब्जेक्ट्स दिए गए, म्यूनिसिपैलिटी में 18 और पंचायत में 29। देखो इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, कितना हो गया, 18 हो गया। तो पंचायत में 19 और म्यूनिसिपैलिटी में 18 काम ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी अभी अलाउ नहीं किए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनको काम वो सारे के सारे करने दे रही कि नहीं करने दे रही। नहीं करने दे रही तो वो खुद ही करती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए चारों के, सॉरी 12 पूरे शेड्यूल्स। अब इसमें देखो पहली बात कौन सा पंचायत का पूछा है कि पंचायत की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कौन से शेड्यूल में डाला गया है। अब हमने सिखाया डिटेल्स ऑफ होल्ड प्राइम मिनिस्टर, ये 1st शेड्यूल है, 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ठीक है। ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। ये पी किस नंबर पे आ रहा है, ये 11th नंबर पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 11th, ठीक है। देखो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सिंधी लैंग्वेज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था आपको 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखो उसमें तो पहले हमारी 14 थी, अब हमारी 22 ऐड हो गई हैं, 22 बन गई हैं, 8 ऐड हुई हैं। तो 8 में कैसे कैसे ऐड हुई हैं हमने आपको बताया था कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1 ऐड हुई है, उसके बाद 71 से 3 ऐड हुई हैं, उसके बाद 92 से हमारी 4 ऐड हुई हैं। अब ये कैसी कैसी इसमें कौन कौन सी ऐड हुई हैं वो हम आगे आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेज हैं, पहले 14 थी, उसके बाद हमारी 8 ऐड हुई हैं तो 22 बन गई। इसमें एक बात याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। संस्कृत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब देखो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी आई है, 71st से आई है कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और 92 से ऐड हुई है हमारी 4 लैंग्वेज, कौन कौन सी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अब मैंने इसकी एक ट्रिक्स बनाई है। अब देखो मान लो एक घर में एक लड़की बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, सिंधी एक कढ़ाई होती है, ठीक है, थ्रेड वर्क होता है, तो वो कर रही है सिंधी कढ़ाई कर रही है। कौन, एक लड़की घर में बैठी हुई, तो वो क्या कर रही है, सिंधी कढ़ाई। उसके बाद किसी ने उसके घर में डोर बेल बजाई, कुछ उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया, कौन है माँ, क्या पूछा उसने, कौन है माँ। तो को वर्ड से क्या आ गया, कोंकणी, को वर्ड से क्या आ गया, कोंकणी, ना से क्या आ गया, नेपाली, ना से क्या आ गया, नेपाली। कौन है माँ, उसने क्या पूछा, कौन है माँ, तो माँ से क्या आ गया हमारा मणिपुरी, माँ से क्या आ गया, मणिपुरी। तो कौन है माँ,
कोंकणी, फिर ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी। ठीक है, कौन है माँ? पहले एक लड़की है तो सिंधी कढ़ाई सीख रही है, सिंधी आ गया, फिर उसके बाद घर में डोरबेल बजी तो वो पूछी कौन है माँ, तो को से कौन करी, कोंकणी, फिर ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी। फिर वो उसकी माँ को बताया गया, तो माँ बोली बता दो उसको कि 2 मासा आई हैं। 2 मासा को किसी लैंग्वेज में माँ बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि बोल दो 2 मासा आई हैं, तो बोल दो से क्या होएगा? बो से आ गया हमारी बोडो, बो से आ गई हमारी बोडो, बोल दो से आ गई हमारी डोगरी, दो से आ गई हमारी डोगरी, बोल दो 2 मासा आई हैं, माँ से मैथिली और सा से संथाली, माँ से मैथिली, मासा आई हैं, बोल दो 2 मासा आई हैं, माँ से मैथिली, सा से संथाली। ठीक है, अब याद हुई ना आपको कि 21 से सिंधी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर 92 सेकंड से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली की। देखो एक लड़की थी जो सिंधी कढ़ाई सीख रही थी, घर में डोरबेल बजने पे उसने पूछा माँ कौन आया है, तो वो बोली कौन है माँ, तो कोंकणी, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी। फिर माँ ने क्या बोला कि बोल दो 2 मासा आई हैं, बोल दो से बोडो, 2 से डोगरी, मासा मैथिली और संथाली। ठीक है, ये हमारी सभी की सभी ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज हम एक बार देख लेते हैं। असमीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। ठीक है, ये सभी स्टेट में जो बोली जाती है ना, लगभग वही है। फिर इसके बाद मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, सारी की सारी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में दी गई हैं, और दूसरा होता है दूसरी क्या होती है? हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती हैं। दूसरी हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है। कल्चरल लैंग्वेज हमारी अभी कितनी है? कल्चरल लैंग्वेज हमारी 11 है। ठीक है, ये हमारी 11 है कल्चरल लैंग्वेज। पहले कितनी थी? 6 थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। तो कल्चरल लैंग्वेज हमने बना लिया अपना एक रफ्सा डायग्राम इंडिया का। ये है हमारी 4 सदर्न स्टेट्स। ठीक है, 4 सदर्न स्टेट्स, ये छोड़ दो, ये बना दिया हमने कहने को तेलंगाना। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हो गई। ये हमारा क्या है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा क्या? तमिलनाडु, ये हमारा कर्नाटक, ये हमारी केरला। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में हमारी तमिल, केरला में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो ये 4 की 4 लैंग्वेज हमारी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि तमिल और संस्कृत के बीच में बोलते हैं ना कि किसका कल्चर सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब एक टक्कर चलती रहती है। कोई बोलता हमारा, कोई बोलता हमारा। तो तमिल नीचे वाले बोले हमने बनाई क्लासिकल लैंग्वेज, तो संस्कृत वाले हम भी क्या कोई से कम है, तो हम भी बनाएंगे संस्कृत लैंग्वेज को क्लासिकल। तो तमिल और संस्कृत हो गई। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही क्या है? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा वालों की भी उड़िया लैंग्वेज हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, 2024 आया। 2024 में हमारी सीधी की सीधी 5 लैंग्वेज ऐड हुई। किसमें? क्लासिकल लैंग्वेज। अब देखो, अब यहाँ वेस्ट और ईस्ट इंडिया बचा था हमारा। ये लोग बोले हम क्यों पीछे रहे, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज ऐड हो गई, वेस्ट बंगाल की बंगाली लैंग्वेज हो गई। अब पुरानी लैंग्वेज में टक्कर चल रही थी, जैसे कि संस्कृत में टक्कर हुई, तो वो बोले हम पुरानी लैंग्वेज वाले हम क्यों रह जाएं, तो पाली लैंग्वेज हो गई और प्राकृतिक हो गई। पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट रिलीजन से एसोसिएट करती है, और प्राकृत लैंग्वेज जो है वो जैन धर्म से रिलेट करती है। तो ये देखो, अगर रिलीजन वाइज देखें तो हिंदू धर्म की कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। पाली बुद्धिस्ट की हो गई, और प्राकृत जैन की हो गई, तो 3 धर्म की हो गई। उसके बाद फिर हमारा महाराष्ट्र इस साइड पड़ता है, तो इसकी मराठी हो गई। वेस्ट बंगाल इस साइड होता है, तो बंगाली इसकी हो गई। और फिर असम वाले बोले, नॉर्थ ईस्ट वाले बोले हम क्यों पीछे रह जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के असमीज ले ली। तो ये याद रखना, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि 2024 रिसेंटली में कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है कल्चरल लैंग्वेज में। तो यहाँ से याद रखना कि मराठी यहाँ से बंगाली, फिर नॉर्थ ईस्ट वाले बोले हम क्यों पीछे रह जाए, असमीज। फिर रिलीजन वाले बोले, बुद्धिस्ट वाले, पाली वाले कि हम पाली रखते हैं, और जैन वाले बोले हम प्राकृत वाले हैं तो हम प्राकृत रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी 6 और 5 11 लैंग्वेज हो गई हमारी क्लासिकल लैंग्वेज।